गुरुग्राम में भाजपा कार्यालय गुरु कमल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। त्रिवेदी ने कहा कि संसद में विपक्ष का व्यवहार महिलाओं के हृदय में शूल की तरह चुभने वाला था और वोटिंग के दौरान हंसी व तालियां बजाना नारी शक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजना से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में सुधरे लिंगानुपात को भी इन प्रयासों का परिणाम बताया। त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नारी विरोधी सोच के कारण ही महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। और उनका सामाजिक और राजनीतिक उत्थान यह उत्तरोत्तर विगत 12 वर्षों में दिखा। मात्र कुछ दिन पहले जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक 131वां संविधान संशोधन विधेयक संसद भवन में वांछित 2/3 बहुमत न होने के कारण पारित नहीं हो सका। यह अवसर भारत के इतिहास में, बल्कि मैं कहूं भारत के हजारों वर्ष के इतिहास में एक युगांतकारी क्षण था, जो विपक्ष के कुटिल प्रयासों के चलते हुए और उनकी नारी विरोधी सोच के चलते हुए नहीं हो पाया। मैं विपक्ष से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस क्षण यह विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाया, उस क्षण तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर, हंसी करते हुए, हर्ष ध्वनि करते हुए विपक्ष अट्टहास क्यों कर रहा था? यदि वो ये कहते हैं कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे, तो हमें तब समझ में आता कि वो भी इस बात पे दुख व्यक्त करते कि हमारे अमुक अमुक संशोधन थे, यदि ये हो जाते तो शायद ये हो जाता। मगर जिस तरीके से पूरे देश ने वह दृश्य देखा है, विपक्ष का वो रवैया, वो खुशी और जिस ढंग का अट्टहास कर रहे थे वहां के सांसद, वो किसी भी मामले में दानवी अट्टहास से कम नजर नहीं आ रहा। और विपक्ष का यह आचरण देश की नारी शक्ति के हृदय में एक शूल की तरह या तीर की तरह चुभ गया है और उचित समय आने पर इसका समुचित प्रत्युत्तर मिलेगा। मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरीके से निराधार है कि इसका कोई चुनाव या इससे कोई संबंध था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली, उस दिन से स्टेप बाय स्टेप महिला सशक्तिकरण के भिन्न भिन्न आयामों को जो अंजाम दिया है, वो देश को याद है। पहला उनका भाषण जो 15 अगस्त 2014 को हुआ, अगर आपको ध्यान हो, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, यह किसके लिए था? और यह सिर्फ नारा नहीं था। आज स्थिति यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान ने भारत में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आपका राज्य हरियाणा, जो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में जब हमारी सरकार आई, उस समय 834 लड़कियां होती थी 1000 बच्चों पे, आज वो 923 हो गई हैं। अर्थात ये दर्शाता है कि विगत 10-12 वर्षों में जो जन जागरण आया, जो परिवर्तन आया, जो मानसिकता की सोच आई, उसने बदलाव किया। फिर चाहे जनधन योजना में 55% लाभार्थी महिलाएं हैं, फिर चाहे 12 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना मिली, फिर चाहे 10 करोड़ शौचालय मिले, नल से जल मिला 15 करोड़ लोगों को। अगर इसका सर्वाधिक लाभ किसी को मिला है तो महिलाओं को मिला है। सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया सिर्फ यहीं तक नहीं रही है, उसके उपरांत भी यदि आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार के अन्यान्य प्रयास किए हैं कि आज वर्कफोर्स में, लेबर वर्कफोर्स में जो वुमेन पार्टिसिपेशन था, जो 2013-14 में मात्र 22% था, अब वो 41% हो गया है। और इस प्रयासों को, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं,
ये एक उत्तरोत्तर किए जाने वाला प्रयास था, जिसने ग्रेजुअली मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को और सशक्तिकरण करते हुए उनके मल्टी डायमेंशनल इंपावरमेंट को इंश्योर किया। अब आप देखें, हायर एजुकेशन में हमारी सरकार आने के बाद अब रेशियो 105 है, यानी 100 लड़कों पे 105 लड़कियां हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ रही हैं। हमारी सरकार आने से पहले यह 90 था, यानी 100 लड़कों पे 90 लड़कियां पढ़ रही थी। यह बदलाव आया है, और सिर्फ इतना ही बदलाव नहीं, इसको आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत में जिस ढंग से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो रही है और उसमें जिस ढंग से वुमेन इंक्लूजन हो रहा है, उन्होंने इसकी बहुत सराहना की है और कहा है कि यदि रेशियो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो 41% पहुंचा है, यदि यह 50% हो जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का साइज 27% बढ़ जाएगा। और एक और चीज है जिसका कि बहुत सहज और स्वाभाविक लाभ महिलाओं को मिलता है, जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ ने कहा कि जो जैम आया, जनधन आधार मोबाइल, अब जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके मोबाइल पे होता है, इसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला, क्योंकि महिलाओं के लिए गांव से निकलकर निकटवर्ती बैंक में जाना, वो जाना ही अपने आप में एक चुनौती होती थी। फिर वहां की लिखा पढ़ी में उलझना, फिर वहां पर जाकर कोई भी, ज्यादातर इंप्लॉई मेल ही होते थे, उनके साथ इंटरेक्शन करना, उस सारे झंझट समाप्त। आप अपने मोबाइल के ऊपर तुरंत ट्रांजैक्शन, और उस ट्रांजैक्शन ने दुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसको वर्ल्ड बैंक के चीफ ने कहा है कि इसने वुमेन इंपावरमेंट में एक साइलेंट रोल अदा किया है। आपकी सरकार, अभी सरकार में, और दूसरी बात है कितनी महिला यूनिवर्सिटी आपने अभी तक खोली? मैंने अपने विषय में आपको शुरू से पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, मतलब वुमेन सेक्स रेशियो से लेके वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, पुनः रिपीट कर दूं अगर आपने ध्यान ना दिया हो, 22% था पार्टिसिपेशन, 41% हो गया। आज अगर सर्वाधिक महिला मंत्री हैं तो हमारी सरकार। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जो मंत्रिमंडल में भी सबसे सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा 4 ही लोग होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, अगर उसमें महिलाएं पहुंची सबसे पहले तो हमारी सरकार के समय में सुषमा स्वराज जी भारत की पहली फुल टाइम विदेश मंत्री बनी, निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली रक्षा मंत्री बनी, इंदिरा जी के पास रक्षा मंत्रालय का चार्ज रहा इस प्राइम मिनिस्टर पर, कभी फुल फ्लेज रक्षा मंत्री नहीं रही, और निर्मला जी लगातार सबसे लंबे समय तक बजट देने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है, सर्वाधिक महिला राज्यपाल भी आज हमारे। इसलिए मैंने बताया ओवरऑल हमने किया है, इसलिए ये जो चरण था ये इस पूरे विकास का अंतिम चरण था, संसद और विधानसभा। महोदय, मैंने आपको बताया जब हमने हायर एजुकेशन में 100 लड़कों पे 105 महिलाएं हैं, अब इसके बाद भी किसी को समझ में ना आए तो मुझे लगता है उसको अपने बारे में विचार करना चाहिए। आपने अपने बारे साहब की सारी चीज बताई। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके शासनकाल के पहले इस देश में कोई महिला सशक्तिकरण नहीं था। ग्राम पंचायतों में 33% जो आरक्षण दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको संशोधित कर दूं, पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ, और ये वो प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में शव तक नहीं रखने दिया। बंगाल चुनाव चल रहा है और विषय डाइवर्ट हो जाएगा। हिंसा और जो फर्जी वोटिंग वाला मामला भी सामने आया, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? और नारी शक्ति जो अधिनियम में लागू हुआ है, उसका कितना फायदा इस चुनाव में? देखिए, ये पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ना चुनावी राजनीति से मतलब है। जहां तक बंगाल चुनाव की बात है, अभी अभी गृह मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आपको याद हो, एक दौर था जब चुनावी हिंसा के लिए सर्वाधिक यूपी और बिहार बदनाम हुआ करते थे। अब यूपी बिहार में पूरी तरीके से शांति है। अब सिर्फ एक ही राज्य है जहां चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हिंसा होती है, परंतु इस बार जिस सतर्कता के साथ, जिस सजगता के साथ और जिस दृढ़ता के साथ चुनाव आयोग और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने काम किया है,
तो उसकी वजह से ऐतिहासिक मतदान हुआ है। और यहां मैं ये भी याद दिला दूं, आज पूरे देश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उनका जो कन्विक्शन रेट है वो 23% है और पश्चिम बंगाल में 3.6%। पुनः ध्यान देना चाहिए, पूरे देश में 23% है और पश्चिम बंगाल 3.6% है। तो यह भी दर्शाता है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, फिर हरिद्वार में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर संगम में उत्तर प्रदेश में ही उसमें जाकर जमुना जी मिलती है, फिर बिहार में जाकर बंगाल के गंगा सागर में जाके वह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो राष्ट्रवाद की गंगोत्री गंगोत्री से चलकर गंगा सागर तक अब अविरल धारा के रूप में उभर कर आने वाली है इस चुनाव के बाद। जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री जी ने कहा है, अंग, बंग और कलिंग तीनों में राष्ट्रवाद की तरंग दिखे। अंग आप शायद समझते हो, जो सदन बिहार का इलाका है उसको अंग कहते थे, कलिंग जो उड़ीसा को कहते थे, और बंग बंगाल का प्राचीन नाम। ये बंगाल में बात नहीं हो रही, तमिलनाडु में बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई है लगातार 3 साल, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म 2022, 23, 24, और उससे पहले भी जिस किसी को कंफ्यूजन हो तो 2021 सितंबर में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये पूरा एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, जाने में या अनजाने में हमारे विपक्ष के नेता उसके खिलौने बने। तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जिला पंचायतों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, नगर पालिकाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, और मोदी जी की सरकार के समय में ही सेना में महिलाओं का फुल कमीशन होने की शुरुआत हुई। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए से जो बैच पास आउट हुआ है उसमें 19 महिला कैडेट। चाहे इसी 10 वर्षों में आपने देखा कि कारगिल में यदि फ्लाइट में पहली बार वुमेन कम्बैट पायलट थी तो हमारी सरकार के समय में, अगर नेवी के नेवल शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर, कम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाया तो हमारी सरकार के समय में, और 2024 में तो 26 जनवरी को ट्राई कलर को ऑल वुमेन कंटिंजेंट ने लीड किया था। यह मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, यह दर्शाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कार्य क्षेत्र पर सुरक्षा के लिए भी जो कार्य मोदी जी के समय में हुए हैं, फिर चाहे वो बलात्कार को लेकर बढ़ाने वाली सजा हो या नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो, फिर चाहे वर्क फोर्स पर 6 महीने की पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश हो, इन सारी चीजों के द्वारा अगर आप देखें तो ये विगत 12 वर्षों में उत्तरोत्तर किए गए कार्य हैं। इसलिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को समावेशी रूप में समाज से लेकर सत्ता तक स्थापित कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस हर मार्ग में रोड़े अटका रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन का भाव क्या है? अगर आज मैं आपसे कहूं कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, सेकंड बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश बना है, और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पॉइंट पे जब भारत ने लैंड किया ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा, जो पुनः दर्शाता है कि सिर्फ भारतीय संस्कृति, मैं विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति ऐसी है जहां पर शिव और शक्ति दोनों की आराधना है और दोनों को समान स्थान है। विश्व की अन्य समस्त संस्कृतियों में, समस्त सभ्यताओं में, सभी देशों में ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। यहां शिव और शक्ति दोनों का स्थान है, और उसे प्रधानमंत्री जी ने चांद की उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये एक अवसर रुका है, एक द्वार जो नया खुलने वाला था महिला सशक्तिकरण का, सत्ता में विधानसभाओं और लोकसभाओं में स्थान देने का। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार संकल्पबद्ध है और प्रतिबद्ध है कि हम इसे अंतिम परिणति तक अवश्य पहुंचाएंगे।
विपक्ष के समस्त विरोधों के बावजूद आगे जनता के आशीर्वाद के साथ हम इसे अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। और उसी के साथ यह भी है, ये सिर्फ एक अवसर चूका है, अभी अंतिम निर्णय बाकी है। अगर मैं इंग्लिश में कहूं, दिस वॉज जस्ट अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटायर वुमेन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट दिस वॉज अ लॉस ऑफ फेस फॉर अपोजिशन, क्योंकि अब विपक्ष कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। इसलिए मैं आज पूरे देश की मातृशक्ति की तरफ से इन पंक्तियों को कहते हुए, और यहां मैं एक और बात भी कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि तमाम बार छोटे मोटे टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जो संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है, कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है, परिसीमन का इस पे किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, तो उसमें उत्तर दक्षिण की लड़ाई लगवाने का प्रयास किया जाता है। मगर इस समस्त झंझावातों के बीच हम अंततः नारी सशक्तिकरण के अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे, और मैं देश की संपूर्ण स्त्री शक्ति की तरफ से यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि चाहे कितना रोकने का प्रयास विपक्ष ने किया है, तो उनकी तरफ से मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा कि आज मान लो देश की महिलाएं कह रही हैं कि दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में कोई निशानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में कोई निशानी, पर आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिनकारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो। और यह पंक्तियां भी महादेवी वर्मा जी की हैं, जो हिंदी साहित्य की सबसे प्रख्यात, सबसे लब्ध प्रतिष्ठित महिला कवित्रियों में से एक। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं विपक्ष से कि जो उन्होंने किया है वह अक्षम्य है, और इस अक्षम्य अपराध को करने के बाद जो उन्होंने प्रसन्नता दिखाई है वो बहुत पीड़ा देने वाली है, और देश इस अपराध को कभी नहीं भूलेगा। इस कारण से यह राष्ट्र आक्रोशित है, व्यथित है, और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति और इस आक्रोश की प्रतिध्वनि निश्चित रूप से आने वाले समय में विपक्ष को दिखाई पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो कि संगोपांग रूप में, यानी विद ऑल एंड पार्ट एंड पार्सल, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, सेना से लेके, सामाजिक संदर्भों से लेके, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेके, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर तक महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।